नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु में शराब रिटेल से जुड़े सरकारी निगम TASMAC के खिलाफ ईडी की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। CJI BR गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने सुनवाई के दौरान ईडी के रवैये पर कड़ी नाराजगी जताई। बेंच ने कहा कि एजेंसी ने सभी हदें पार कर दी हैं। वहीं तमिलनाडु सरकार का कहना था कि उसने 2014 से 2021 के बीच खुद तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ 41 FIR दर्ज करवाई हैं। शराब बिक्री का लाइसेंस देने में गड़बड़ी समेत दूसरे आरोपों की जांच राज्य की एजेंसियां कर रही हैं। इस बीच ईडी ने मामले में केस दर्ज कर लिया। यह केस सीधे निगम के खिलाफ है। इस पर CJI ने सख्त हैरानी जताई। उन्होंने कहा कि निगम को ही आरोपी बना दिया। ईडी सभी सीमाएं तोड़ रही है। तमिलनाडु सरकार की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और TASMAC के लिए पेश हुए वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने निगम के दफ्तर में छापे के दौरान कर्मचारियों से दुर्व्यवहार का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सभी के फोन की क्लोनिंग कर ली गई है। ईडी ने निष्ठा के अधिकार का हनन किया। सिब्बल और रोहतगी ने यह भी कहा कि मामले में ईडी की कोई भूमिका नहीं थी। इस पर चीफ जस्टिस ने एक बार फिर कहा कि ईडी सारी सीमाएं तोड़ रही है। संघीय ढांचे का लिहाज नहीं किया जा रहा। जब राज्य सरकार जांच कर रही है तो इस तरह दखल की क्या जरूरत थी। इस पर ईडी के लिए पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल SV राजू ने मामले में 1000 करोड़ रुपए की वित्तीय गड़बड़ी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ईडी के पास कार्रवाई के पर्याप्त आधार हैं। इस पर कोर्ट ने उन्हें 2 हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा है। कोर्ट ने साफ किया कि फिलहाल मामले में ईडी की कार्रवाई स्थगित होगी। PTI की एक रिपोर्ट के मुताबिक विदेश मंत्री S जयशंकर ने कहा है कि शत्रुता समाप्त करने पर भारत और पाकिस्तान के बीच सहमति दोनों पक्षों के बीच सीधी बातचीत के बाद बनी। यह बात उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस दावे की पृष्ठभूमि में कही है कि युद्ध विराम समझौते में वाशिंगटन की भूमिका रही है। जयशंकर ने यह भी कहा कि भारत भविष्य में पहलगाम जैसे किसी भी आतंकवादी हमले के जवाब में पाकिस्तान में आतंकवादियों पर हमला करेगा। उन्होंने कहा कि यही कारण है कि ऑपरेशन सिंदूर पूरा नहीं हो पाया है। डच ब्रॉडकास्टर NOS को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि सरकार इस बात को लेकर बहुत स्पष्ट है कि अगर ऐसा कोई हमला होता है तो उसका जवाब दिया जाएगा। गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए शिवसेना UBT नेता संजय राउत ने कहा कि युद्ध हुआ, फिर युद्ध विराम हुआ और बाद में राष्ट्रपति ट्रंप ने हस्तक्षेप किया। सांसदों को विदेश भेजा जा रहा है, लेकिन मुख्य सवाल ये है कि वे 6 आतंकवादी कहाँ हैं। हम अपने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आभारी होंगे यदि वह हमें इसके बारे में जानकारी देते हैं। जब तक उन 6 आतंकवादियों को नहीं मार दिया जाता जो पहलगाम हमले के दोषी हैं, तब तक ऑपरेशन सिंदूर पूरा नहीं होगा। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार में गृह मंत्री डॉक्टर G परमेश्वर ने इस आरोप पर कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया कि ईडी की उनके शैक्षणिक संस्थानों पर की गई छापेमारी का संबंध अभिनेत्री रान्या राव के मामले से है। ईडी की छापेमारी के करीब 24 घंटे बाद G परमेश्वर ने पत्रकारों से कहा कि वह मीडिया में आ रही सूत्रों पर आधारित सूचना के संबंध में कुछ भी नहीं कहना चाहते, जिसमें छापेमारी को रान्या राव मामले की जांच से जोड़ा गया है। बता दें कि कन्नड़ और तमिल फिल्मों की अभिनेत्री रान्या राव को 3 मार्च को डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस यानी DRI ने उस समय गिरफ्तार किया था जब वो दुबई की फ्लाइट से बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरी थी। DRI की ओर से बताया गया था कि रान्या राव के पास अवैध रूप से 14.8 किलोग्राम सोना था, जिसकी कीमत 12.56 करोड़ रुपए बताई गई। इसके बाद उनके घर पर छापेमारी की गई, जिसमें करोड़ों रुपए का सोना और नकदी बरामद हुई। इस मामले में उनके एक साथी और सोने के आभूषण बेचने वाले एक शख्स को भी गिरफ्तार किया गया। वहीं अब जब G परमेश्वर से राज्य में विपक्षी BJP के इस आरोप के बारे में पूछा गया कि उनके शैक्षणिक संस्थानों पर छापेमारी सोने की तस्करी नेटवर्क में ईडी की जांच के दौरान जुटाई गई जानकारी के आधार पर की गई, तो उन्होंने कहा कि मैं इस पर प्रतिक्रिया नहीं देना चाहता कि वे क्या कह रहे हैं। मैं कोई डिटेल नहीं दे सकता। मैं अधूरी जानकारी नहीं देना चाहता, इससे अटकलें लगाई जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को राजस्थान के बीकानेर पहुंचे। उन्होंने इस दौरान कई कार्यों का शिलान्यास किया। इस दौरान PM मोदी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि 22 अप्रैल को आतंकवादियों ने धर्म पूछकर हमारी बहनों की मांग का सिंदूर उजाड़ दिया था। वह गोलियां पहलगाम में चली थीं, लेकिन उन गोलियों से 140 करोड़ देशवासियों का सीना छलनी हुआ था। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने तीनों सेनाओं को खुली छूट दे दी थी और तीनों सेनाओं ने ऐसा चक्रव्यूह रचा कि पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि 22 तारीख के हमले के जवाब में हमने 22 मिनट में आतंकियों के 9 सबसे बड़े ठिकाने तबाह कर दिए।
दुनिया ने और देश के दुश्मनों ने भी देख लिया कि जब सिंदूर बारूद बन जाता है तो नतीजा क्या होता है। जो अपने हथियारों पर घमंड करते थे आज वो मलबे के ढेर में पड़े हैं। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में 2 इस्राएली राजनयिकों की हत्या की भारत ने कड़ी निंदा की है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि वॉशिंगटन डीसी में इस्राएली राजनयिकों की हत्या की कठोरतम शब्दों में निंदा करता हूं। हमारी भावनाएं और दुआएं उनके परिवार और साथियों के साथ हैं। भारतीय विदेश मंत्री ने लिखा कि घटना के अपराधी को इंसाफ के कटघरे में जरूर लाया जाना चाहिए। अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में यहूदी संग्रहालय के बाहर भीषण गोलीबारी में 2 इस्राएली राजनयिकों की हत्या पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा कि ये भयानक डीसी हत्याएं, जो स्पष्ट रूप से यहूदी विरोधी भावना पर आधारित हैं, अब समाप्त होनी चाहिए। ट्रंप ने लिखा कि नफरत और कट्टरपंथ के लिए अमेरिका में कोई जगह नहीं है। पीड़ितों के परिवारों के प्रति संवेदना, बहुत दुख की बात है कि ऐसी चीजें हो सकती हैं। भगवान आप सभी का भला करे। अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में 2 इस्राएली नागरिकों की हत्या कर दी गई है। वॉशिंगटन डीसी में यहूदी संग्रहालय के बाहर भीषण गोलीबारी हुई। पुलिस ने हमलावर को गिरफ्तार कर लिया है। उसने गिरफ्तारी के दौरान फिलिस्तीन को लेकर नारेबाजी की। इस मामले पर इस्राएली दूतावास की भी प्रतिक्रिया आई है। उसके मुताबिक गोलीबारी में दूतावास के 2 अधिकारियों की जान गई है। समाचार एजेंसी PNO के मुताबिक वॉशिंगटन डीसी में भीषण गोलीबारी हुई है। यह मामला रात करीब 9:15 का है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। इस हमले में एक पुरुष और एक महिला के मारे जाने की खबर है। हमले में मारे गए दोनों लोग इस्राएली राजनयिक थे। संयुक्त राष्ट्र में इसराइल के राजदूत डैनी डैनन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि घातक गोलीबारी में इस्राएली दूतावास के कर्मचारी घायल हुए हैं। डैनी डैनन ने इसे यहूदी विरोध आतंकवाद का एक घृणित कृत्य करार दिया है। सऊदी अरब ने वेस्ट बैंक के जेनिन कैंप के दौरे पर गए प्रतिनिधि मंडल पर इस्राएली सेना की ओर से की गई गोलीबारी की कड़ी निंदा की है। गुरुवार को सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया कि सऊदी अरब वेस्ट बैंक के जेनिन कैंप के दौरे पर गए अरब और दूसरे देशों के राजदूतों और राजनयिक प्रतिनिधि मंडल को निशाना बनाए जाने की घटना की कड़ी निंदा करता है। बयान में कहा गया कि सऊदी अरब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, विशेष रूप से सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों से अपील करता है कि वे कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्रों में आम नागरिकों, राजनयिक मिशनों और राहत संगठनों के खिलाफ इसराइल के अंतर्राष्ट्रीय नियमों के उल्लंघनों को तुरंत रोकने के लिए तत्काल कदम उठाएं। वहीं इससे पहले फिलिस्तीनी विदेश मंत्रालय का कहना था कि प्रतिनिधि मंडल को जानबूझकर निशाना बनाया गया। हालांकि IDF का कहना है कि प्रतिनिधि मंडल अपने स्वीकृत मार्ग से भटक गया था, जिसके लिए सैनिकों ने उन्हें दूर रखने के लिए चेतावनी के रूप में गोलियां चलाई। दिल्ली की भाजपा सरकार ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और पिछली आम आदमी पार्टी सरकार के दौरान कई निकायों में उपराज्यपाल के अधिकार को चुनौती देने वाले 7 मामले वापस लेने की मांग की, जिनमें यमुना सफाई प्रयासों से जुड़ा एक मामला भी शामिल है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति N कोटेश्वर सिंह की बेंच ने भाजपा नीति दिल्ली सरकार द्वारा दायर आवेदन को शुक्रवार के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया। दिल्ली सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि आवेदन में शीर्ष अदालत में लंबित 7 मामलों को वापस लेने की मांग की गई है, जिसमें ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, यमुना सफाई सहित कई समितियों में उपराज्यपाल के अधिकार और अधिनियमों और अध्यादेशों की वैधता को चुनौती दी गई है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.